नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास मैंने शुरू कर दिया एग्जाम के बाद, तो मैंने सोचा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल सही समय है, दशहरा बीत चुका है, सभी लोग अपने अपने टेबल कुर्सी तक पहुंच गए होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मैं क्यों पढ़ाता हूं, मैं वीडियो क्यों बनाता हूं? क्योंकि आप देखते हैं, यही रीजन है ना। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि आप देखते हैं। कैसे देखते हैं? मैंने बार बार ये अपील की कि आप लोग वीडियो को एक बार डायरेक्ट पूरा का पूरा व्यू करिए ऑनलाइन। मतलब जब YouTube पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद उसे पूरा का पूरा व्यू करिए। उसके बाद आपकी मर्जी, आप लैपटॉप या मोबाइल में उसे डाउनलोड करना चाहें कर लीजिए। इससे जानते हैं क्या होगा? मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, ये मिनिमम एफर्ट कहते हैं। एक तरफ मैक्सिमम एफर्ट, आपकी तरफ से मिनिमम एफर्ट। क्या? एक बार पूरा का पूरा व्यू कर लिया करिए ऑनलाइन, YouTube पे ही पूरा देख लिया करिए। मैं जानता हूं मेरे वीडियो 50,000 लोग देखते हैं, पता चलता है, लेकिन व्यू नहीं करते लोग। मतलब 50,000 डाउनलोड करते हैं, 8-10 हजार लोग ऑनलाइन देखते हैं। कितनी बुरी बात है, कितना गलत संदेश जाता है इससे, आप समझते हैं? खराब छवि बनती है, दुनिया की खराब छवि बनती है। इससे आप लोग बचिए। पूरा का पूरा वीडियो एक बार व्यू दीजिए उसे, उसके बाद आपकी मर्जी डाउनलोड करिए। हाँ, अगर बात समझ में आई और पसंद आई तो कमेंट में हाँ कह दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, फिर देखा जाएगा, कोई बात नहीं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मैं सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं पढ़ा रहा था। गरीबी उन्मूलन योजना, बेरोजगारी उन्मूलन योजना, पेंशन और बीमा योजना, ग्रामीण आधारिक संरचना से संबंधित योजना, शहरी आधारिक संरचना से संबंधित योजना, जैसे ग्रामीण वाला भारत निर्माण है ना। इसी तरह शहरी आधारिक संरचना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण। तो आज ये अंतिम वीडियो है सामाजिक क्षेत्र योजना में। इसके बाद सामाजिक क्षेत्र योजना की वीडियो नहीं आएंगे। हम कभी मोदी गवर्नमेंट की योजनाएं एक साथ लिखवा देंगे, वो काफी महत्वपूर्ण, बार बार पूछे जाते हैं, तो मोदी गवर्नमेंट की सभी योजनाएं एक साथ समेकित कर देंगे। लेकिन आज भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का अंतिम दिन है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे मिड डे मील, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। सबला हो गया है ना, उज्ज्वला योजना हो गया, तो ये सब बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने करवा रहा हूं अंतिम वीडियो। इसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि अर्थव्यवस्था में प्रवेश करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कृषि अर्थव्यवस्था, फिर औद्योगिक अर्थव्यवस्था, फिर सेवा क्षेत्र है ना, फिर बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे, फिर देश का विदेश व्यापार पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं पढ़ेंगे, काफी कुछ होगा इसके बाद। लेकिन सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पे अंतिम वीडियो आज देख लेते हैं। स्कूली बच्चों का मध्याह्न भोजन कार्यक्रम MDM अर्थात मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुआ था। बच्चों को दोपहर में स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को दोपहर में खाना खिलाने के लिए दो उद्देश्य थे इसके। इसका पहला उद्देश्य क्या था? छुपा हुआ उद्देश्य, यहां नहीं लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था? हमारे देश में गरीब माँ बाप अपने बच्चों को घर पे ही रोक लेते हैं, स्कूल नहीं जाने देते हैं। सोचते हैं कि घर पे रहेगा तो कुछ हमारे साथ हाथ बटाएगा, काम कराएगा, है ना, खेत में, खलिहान में, घर में। तो गरीब लोग अपनी गरीबी से तंग होते हैं, उन्हें शिक्षा का महत्व कहाँ पता चलता है। कोई पढ़ता है तो लिखते हैं, पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाओगे क्या, चलो खेत में काम करो, डांट के भगा देते हैं उन्हें। तो वही मैं कह रहा हूं कि गांव में, गरीबों में बच्चों में स्कूल न भेजने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो सरकार ने सोचा कि अगर स्कूल में इन्हें दोपहर में खाना खिलाया जाएगा तो गरीब लोग बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यही इस योजना का मूल तत्व है कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी, भले ही न पढ़े, आदत तो अच्छी पड़ेगी। स्कूलों में आएंगे कुछ न कुछ, एक ऐसा नागरिक जो बिल्कुल निरक्षर रह जाए, अगर स्कूल में आएगा तो कुछ तो सीखेगा। सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। हालांकि प्राथमिक विद्यालयों के जो अध्यापक हैं बहुत ही जागरूक हो चुके हैं पहले से, ये बात मैं स्वयं स्वीकार करता हूं। पहले से और अब में बहुत अंतर है। अभी भी बुरे शिक्षकों की कमी नहीं है, लेकिन भरमार ज्यादातर अच्छे शिक्षकों की है। आज काफी पढ़े लिखे टीचर प्राथमिक विद्यालयों में जाकर पढ़ाते हैं। तो ऐसे में भले ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तमाम विद्यालयों में पंखा ही नहीं टंगा है,
मैंने देखा है कि मार्च अप्रैल के महीनों में जो टीचर होते हैं और जून जुलाई और अगस्त के महीनों में टीचर बिना पंखे के छत के नीचे बैठा कर पढ़ाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है स्कूलों में, लेकिन उसके बावजूद काफी पढ़े लिखे शिक्षक आ रहे हैं, है ना। वहां शिक्षकों को थोड़ी सी कष्ट होती होगी पंखे की अभाव की वजह से, लेकिन बच्चों को कोई कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चों के घर में भी ज्यादातर पंखा नहीं होता और टंगा भी है। तो अभी तक तो हालात ये थे कि गांव में 3-4 घंटा छोड़कर बिजली कहाँ जाती थी कि बच्चा घर पे पंखे का मजा लेगा। तो ज्यादातर कष्ट उससे अध्यापकों को ही था, पंखा न होने से। ये एक बुरी बात है। मैं मानता हूं कि प्राथमिक विद्यालय अगर चल रहे हैं तो एक पंखा तो होना ही चाहिए। हमारा देश इतना भी तंग और लाचार नहीं है, संसाधनों की इतनी भी कमी नहीं कि पंखा नहीं हो सकता, बाकी भगवान जाने। तो बच्चों को स्कूल खींचना था। दूसरा उद्देश्य, हमारे देश के ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अल्प पोषित और कुपोषित बच्चे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। तो एक ये भी उद्देश्य था कि अन्य योजनाएं तो बच्चों के लिए चल ही रही हैं, आंगनबाड़ी से लेकर क्या क्या, बच्चों को स्कूल में भी एक पोषाहार दिया जाए ताकि उनको एक पोषण मिल सके, है ना, कुपोषित ना हो। तो बच्चों को स्कूल तक खींचना और उनको पर्याप्त पोषाहार देना इस योजना का उद्देश्य था। 15 अगस्त 1995 प्रारंभ किया गया। 1998 तक देश के सभी ब्लॉकों में, जिलों में नहीं, ब्लॉकों में, एक जिले में कई तहसील होते हैं, एक तहसील में कई ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक में कई गांव होते हैं, ऐसे होती प्रशासनिक इकाई। तो इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक स्तर मतलब प्राथमिक विद्यालय मतलब कक्षा 1 से 5, प्राथमिक विद्यालय मतलब कक्षा 1 से 5, इसका उद्देश्य था कि 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन वाला भोजन दिया जाए। 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त या वाला भोजन दिया जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को या उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चे को, उच्च प्राथमिक क्या होता है? कक्षा 6 से 12, सॉरी कक्षा 6 से 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8 को उच्च प्राथमिक कहते हैं। तो प्राथमिक स्तर में 450 कैलोरी 12 ग्राम प्रोटीन, उच्च प्राथमिक यानी 6, 7, 8 के बच्चों को 700 ग्राम कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन वाले भोजन की व्यवस्था की गई। प्रोटीन वाले भोजन की व्यवस्था की गई। योजना में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में लौह, फोलिक एसिड, विटामिन ए की भी सिफारिश की गई थी कि ऐसा भोजन हो जो कि बच्चों को लौह की पूर्ति करे। फोलिक एसिड एक बहुत ही पोषक तत्व होता है और आवश्यक होता है बौद्धिक विकास के लिए और मसल के लिए भी। फोलिक एसिड और विटामिन ए की सिफारिश भी की गई। अब पता नहीं स्कूलों तक कितना पहुंचता है कितना नहीं, फिलहाल ठीक ठाक पहुंचाया जा रहा है। सरकार जितना प्रयास कर रही है उतना तो नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में प्रशासनिक दिक्कतें हैं उसके चलते, लेकिन फिर भी ठीक ठाक पहुंच जा रहा है। सरकार तो बहुत प्रयास करती है कि कितना ग्राम प्रत्येक बच्चे को दाल मिले डेली दोपहर में, है ना। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भूख बहुत तगड़ी लगती है। मुझे तो अब नहीं लगती भूख, क्योंकि मैं स्कूल में जाता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे भूख नहीं लगती ज्यादा। लेकिन जब स्कूल में मैं पढ़ता था तो मुझे पता है कि स्कूल में पढ़ते समय दोपहर में बहुत तगड़ी भूख लगती है। तो उस समय बच्चों को भोजन की जरूरत पड़ती है, दोपहर में खासकर, या ऑफिस में काम कर रहे हैं तभी भोजन की जरूरत पड़ती है, भूख लगती है ऑफिस में काम करते समय या स्कूल में। तो इतना दाल हो, इतना चावल हो, इतनी हरी सब्जी वाला मिक्स करके खिचड़ी हो, है ना, इस तरह की व्यवस्था की गई है। दूध हो, दूध की व्यवस्था की गई है। लेकिन ऐसी समस्याएं हैं कि 2 लीटर दूध का 6 लीटर बना के बच्चों को बांट दिया जाता है। 2 लीटर दूध को 6 लीटर बना के बच्चों में बांट दिया जाता है, या 5 लीटर बना के। पूरी तरह शुद्ध दूध नहीं मिल पाता है बच्चों को, कहीं कहीं से खाना पूर्ति किया जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि डेली खाना पकता है और बच्चों को दिया जाता है, ये अच्छी बात है। तो 2017-18 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 10,000 करोड़ मिड डे मील के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, संक्षेप में इसका नाम है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये 12 अप्रैल 2005 से प्रारंभ किया गया था। 12 अप्रैल 2005 से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में अति निर्धन यानी निर्धनतम परिवारों को, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को वहनीय मतलब जिससे जेब ज्यादा खाली ना हो, वहन कर सके, है ना, वहनीय, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य सेवाएं, ये ध्यान दीजिएगा, वहनीय, विश्वसनीय और
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? एनआरएचएम का व्यापक लक्ष्य था। इसका लक्ष्य केवल इलाज करना नहीं था, व्यापक लक्ष्य था। जैसे मृत्यु दर, आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जब प्रसव होता है तो बच्चों की प्रसव के बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है बच्चों की। क्यों? क्योंकि कई समस्याएं होती है, जांच ठीक ढंग से नहीं चलती है, अंदर क्या समस्या है, बच्चे के पैदा होने के बाद उसे पर्याप्त पोषण मिला कि नहीं। सरकार रोज टीवी के माध्यम से कहती है कि पहला दूध, बच्चे को पहला दूध अवश्य दें, लेकिन पहला दूध कितने लोग देते हैं कितने नहीं, क्या जाने। तो शिशु मृत्यु दर में इसका लक्ष्य था 30/1000 जीवित जन्म में नीचे तक कटौती करना। मान लो 30/1000 से जीवित जन्म क्या मतलब है कि 1000 बच्चों में 30 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर कितना है? 30/1000। अगर 1000 बच्चों में 30 बच्चों की मृत्यु हो जाए तो हम कहेंगे शिशु मृत्यु दर 30/1000 है। इसे हम 30 भी कह सकते हैं क्योंकि मृत्यु दर हमेशा 1000 बच्चों में ही दिया जाता है, मतलब 30। तो शिशु मृत्यु दर में 30 से नीचे तक कटौती करना। कितने से? 30 जीवित जन्म, मतलब जन्म होने के बाद जो मृत्यु होती है उसको कहते हैं 30 जीवित जन्म से नीचे कटौती करना। इसी तरह मातृ मृत्यु दर में प्रसव के दौरान भी या उसके बाद महिलाओं की मृत्यु हो जाती है पर्याप्त पोषण के अभाव में या अन्य समस्याओं के चलते। तो मातृ मृत्यु दर को 100 प्रति 1 लाख जीवित जन्म से नीचे लाना। मतलब 1 लाख जो जीवित जन्म होता है उसमें 100 माताओं की मृत्यु। इसको हम दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं? 1/1000। यहां से आप 10/1000 या 1/100 है ना। 2 जीरो यहां से काट देंगे तो 2 जीरो यहां से काट देंगे। लेकिन इसे 100/लाख ही किताबों में लिखा जाता है और सरकारी योजनाओं में लिखा जाता है। तो मातृ मृत्यु दर को 100/लाख जीवित जन्म से नीचे लाना। ध्यान दीजिएगा इन शब्दावली पर, विकल्प में देकर यही फंसाया जाता है और पढ़ते दौरान लोग इसको बहुत लाइटली पढ़ते हैं। यही बात कारण है कि एग्जाम दे के बाहर निकलने पर पेपर बहुत टफ आया था। कहां से टफ आया था? सब कुछ तो दिया है, सब कुछ तो पढ़ाया जाता है, सब कुछ किताबों में है या नोट्स बनाया जाएगा, उसको आप ध्यान से देखिए पर रखिए। बहुत से मैंने पाया कि लोगों ने पेपर दे के आया और आते ही सवाल गलत पे टिक मारा है, जो सवाल पढ़ाया गया उसमें भी गलत टिक मारा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय इधर उधर की बातें, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसको साइलेंट रखना चाहिए। इस तरह की चीजें तभी याद होंगी। अगर आप मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में खोए हुए हैं तो इस तरह की चीजें नहीं याद होंगी। कुल प्रजनन दर को टोटल फर्टिलिटी रेट TFR भी बोलते हैं। कुल प्रजनन दर को 2012 तक 2 प्रति महिला तक सीमित करना, यानी 1 महिला 2 बच्चा, है ना। कब तक? 2012 तक 2 बच्चा प्रति महिला तक सीमित करना, TFR। एनआरएचएम के तहत प्रति 1000 की आबादी में, एनआरएचएम भाई ग्रामीण नामी है, ग्रामीण स्वास्थ्य, तो एनआरएचएम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 आबादी पर एक स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। 1000 की आबादी पर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। उस महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम क्या है? आशा। 1000 आबादी के अनुपात में एक आशा नियुक्त की गई है। आशा नामक महिला सामाजिक कार्यकर्ता। आशा, दरअसल आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सोशल सामाजिक, हेल्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समर्पित। तो महिला की नियुक्ति की गई है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो शॉर्ट नेम क्या हो गया? आशा, है ना। 2013 में एनआरएचएम के नाम बदलकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 2013 में नाम बदलकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया, यानी ग्रामीण हटा दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संक्षेप में NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, है ना। 2013 में एनआरएचएम क्या हो गया? ये रूरल हट गया तो NHM हो गया। NHM के 2 घटक हैं, यानी 2 पार्ट हैं, NRHM और NUHM। NRHM तो पहले से चल रहा है, इसके 2 घटक हैं। NRHM पहले से चल रहा है और NUHM, यानी यहाँ रूरल है तो इसका उल्टा U क्या हो जाएगा? अर्बन हो जाएगा। अर्बन मतलब शहरी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अर्बन मतलब शहरी, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन।
एनयूएचएम की शुरुआत कब की गई, मतलब 2013 में नाम बदलकर एनएचएम कर दिया गया। इसके 2 घटक यानी 1 मई 2013 को इसकी शुरुआत की गई थी। जब इसका नाम बदला गया उसी समय, नाम इसलिए बदला गया था ताकि इसके दूसरे घटक को शामिल किया जा सके। एनयूएचएम 1 मई 2013 को 50,000 से अधिक एनयूएचएम की शुरुआत कब हुई, 1 मई 2013 को 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों या कस्बों, क्योंकि छोटी जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं उन्हें कस्बा भी कहा जाता है। तो 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों कस्बों और 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले जिला मुख्यालयों, जिला मुख्यालय भी प्राय शहर ही होता है, लेकिन जिला मुख्यालयों को विशेष महत्व दिया गया है कि अगर किसी जिले का मुख्यालय है, मतलब कलेक्टरी, तो किसी जिले का मुख्यालय है तो वहां की जनसंख्या अगर थोड़ी कम भी रहेगी तो उसे ज्यादा महत्व दिया गया है। यानी अगर मुख्यालय की जनसंख्या 30,000 भी है तो वहां पे एनयूएचएम लागू किया गया है। सुविधाएं वही हैं, यही लक्ष्य लगभग, ठीक है। तो 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले जिला मुख्यालयों में इसकी शुरुआत की गई। अब सर्व शिक्षा अभियान देखते हैं। SSA सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में प्रारंभ हुआ। लक्ष्य कौन है, 6 से 14 आयु के बच्चा जब कक्षा वर्ष 6 का रहता है, 6 वर्ष का रहता है तो 1 में प्रवेश लेगा, ऐसा माना गया है। 6 वर्ष का होगा तो कक्षा 1 में प्रवेश लेगा, फिर कक्षा 8वीं में पहुंचेगा तो कितने साल का रहेगा, 14 साल का रहेगा, क्योंकि 8 से 14 होता है ना। यानी 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे के लिए, यानी 6 से 14 आयु के सभी बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान, 6 से 14 आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक कक्षा 8वीं तक की निःशुल्क और गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना। 6 से 14 आयु के बच्चे इसके लक्ष्य है, ध्यान दीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान ऐसे बच्चों को 2010 तक कक्षा 8वीं तक निःशुल्क और गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना या सुनिश्चित करना। उपलब्ध तो 2010 के बाद भी कराया जा रहा है, शिक्षा बंद थोड़ी किया गया है, लेकिन मतलब सुनिश्चित करना कि देश के सभी, यहाँ लिखा है सभी बच्चों को, मतलब कोई बच्चा छूट न जाए। ये कब तक सुनिश्चित करना है, अधिकतम 6 से 14 आयु का कोई बच्चा छूट न जाए, ये सुनिश्चित करना था कब तक, 2010 तक। यानी प्रत्येक बच्चे की भागीदारी हो, कहां, स्कूलों में मिड डे मील खाते हुए। नेक्स्ट सबला किशोरियों के लिए था। 11 से 18 वर्ष की जो अल्प आयु किशोरियां होती हैं। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, इसका मूल नाम राजीव गांधी है। सबला यानी अबला का विपरीत होता है सबला, जब अबला को थोड़ी शक्ति दे दें तो सबला हो जाएगी। तो राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, ये किशोरियों के लिए 11 से 18 वर्ष की आयु की कन्याओं के लिए था। सही शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, क्योंकि जब बढ़ती उम्र होती है, चाहे किशोर हो या किशोरी, बढ़ती उम्र में सही शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पर्याप्त पूरक पोषाहार आहार बहुत ही जरूरी होता है बढ़ती उम्र में। उस समय अगर पर्याप्त पूरक पोषाहार न मिले तो बहुत सी समस्याएं खड़ी होंगी, पढ़ाई मन नहीं लगता है ना, आदमी भावनात्मक रूप से कमजोर होता चला जाता है। जब किशोर वय होता है तो पर्याप्त पोषक न मिलने से उसकी भावनात्मक स्थिति भी बड़ी कमजोर होती जाती है, और कोई भी व्यक्ति किशोरावस्था में बहुत ज्यादा भावुक होता है, फटाक से निर्णय लेता है और फटाक से उसे चेंज कर देता है। कभी कहेगा मैं पायलट बनूंगा, अगले दिन कहेगा मैं डीएम बनूंगा। भावुकता बहुत ज्यादा होती है। तो 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के सही शारीरिक और सही मानसिक विकास के लिए इसमें क्या दिया जाता था, वही उनको स्वास्थ्य सुरक्षा है ना, और पोषाहार, स्कूलों में विशेष रूप से पोषाहार, स्वास्थ्य सुरक्षा, हाँ, पारिवारिक प्रबंधन कैसे किया जाए ये भी सिखाया जाता है कि परिवार को कैसे ढंग से रखें, कैसे चलाएं, क्योंकि जानते हैं कि भारतीय परिवारों में लड़कियों को बहुत दबाव रहता है, सरकार भी कहीं कहीं संवेदनशील हो जाती है। जानती है हम कितना भी सिखाएंगे, यहाँ पे परिवारों पर लड़कियों पर ज्यादा दबाव डाला जाता है, घर का काम भी करना है तब पढ़ने जाना है। तो सिखाया जाता था कि परिवार को कैसे प्रबंधित करें, स्वास्थ्य की देख रेख भी कैसे करें, क्या क्या आपको खाना चाहिए, ये बताया भी जाता था और दिया भी जाता था। साथ ही व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था किशोरियों को कि कुछ काम धाम भी सीख सके, व्यवसायिक प्रशिक्षण, ये सब सबला में शामिल था। 2010 में प्रारंभ किया गया था सबला को। इसके बाद उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला ये एक मिनट चेक कर लो। हाँ, उज्ज्वला योजना कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए, उनको
छुड़ाकर वहां से कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं को छुड़ाकर समाज की मुख्य धारा में, यानी उनका पुनरुद्धार करो और फिर पुनर्वास कराओ। क्योंकि पुनरुद्धार करने से काम नहीं चलेगा, पुनरुद्धार करके छोड़ दिए तो फिर जाएंगे कहाँ, उनका पुनर्वास कराओ, है ना। उनको जीविका का आधार देना होगा। अब कोई महिला अगर देह व्यापार में लिप्त है मजबूरीवश या धमका के डरा के या कैसे भी, अगर उसको समाज की मुख्य धारा में लेना है तो केवल वहां छुड़ाकर काम नहीं चलेगा, उसको जीविका का आधार देना होगा। तो ऐसी महिलाओं की उज्ज्वला योजना 2007 में शुरू की गई थी। कठिन परिस्थितियों में आमतौर पर जो विकल्प दिया जाता है, ये सवाल पूछा गया है, वहां कठिन परिस्थितियों ही लिखा जाता है ज्यादातर। कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं अर्थात खरीद फरोख्त और देह व्यापार में फंसी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए। ये हो गया सामाजिक क्षेत्र व्यय जो सरकार द्वारा किया जाता है, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन, बीमा, पेंशन, आधारिक संरचना वगैरह वगैरह। इसे भी हम कहते हैं, ये किस लिए किया जाता है, तीव्र से समावेशी विकास को कंप्लीट करने के लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे भारत में कृषि और कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि से संबंधित शब्दावलियां, कृषि के प्रकार, फसलों के प्रकार, उर्वरक, कृषि से संबंधित संगठन और समितियां, कृषि से संबंधित क्रांतियां जो कि बार बार पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा खाद्यान्न पढ़ चुके हैं आप भारत भूगोल में। फिर आपने फल, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल भी पढ़ा था, याद होगा आपको भूगोल में। फल के बाद सब्जी और मसाला रह गया था, वो सब्जी और मसाला यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र भूगोल में भी आ जाता है, इकोनॉमिक्स में भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीजें वहां हो गई, कुछ चीजें यहाँ, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था एक अलग टॉपिक है। जैसे कृषि आयात, कृषि निर्यात, अलग अलग पंचवर्षीय योजना में आंकड़ेवार उत्पादन, है ना, हमारे देश का के व्यापार में कृषि का योगदान, कृषि की ग्रोथ रेट, जीडीपी में कृषि का योगदान, बहुत कुछ बातें हैं कृषि अर्थव्यवस्था जिसे आप पढ़ेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मन से पढ़ाई करिए, और पढ़ रहे हैं तो इसका एहसास भी दिलाना होगा। जैसे भी अगर आप ईमानदारी से कोई बात काम करते हैं तो सामने वाले तक उसका मैसेज अपने आप पहुंचता है, आपकी बातों से, आपके यूज करने के तरीके से, इत्यादि इत्यादि। नमस्कार।